हेलो फ्रेंड्स, मैं सोहन चतुर्वेदी सुपर 81 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इससे पहले कि जो आप लोगों ने पिछली वीडियो में जो अपना स्नेह दिया, सपोर्ट किया, इसके लिए दिल से धन्यवाद आप लोगों को। इसके साथ साथ एक छोटी सी विनती है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और उसमें जो भी आपको समझने में कहीं परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। आज हम लोग आप लोगों के बीच में एक टॉपिक लेकर आए हैं जिस टॉपिक का नाम है जैव विविधता। जैव विविधता के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले फिर एक बार आपसे अपील है, हर वीडियो में अपील है कि आप लोग अपने मन को स्थिर करके अगर समझेंगे तो जरूर समझ में आएगा। तो जैव विविधता के बारे में आज हम लोग समझेंगे। जैव विविधता होता क्या है, जैव विविधता कहाँ पर सबसे अधिक पाया जाता है, भारत में सबसे अधिक कहाँ जैव विविधता पाया जाता है और पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, ये सारे टॉप इसमें पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। तो चलते हैं जैव विविधता पे। सबसे पहले अगर देखें हम लोग जैव, इसके शब्द से ही हम परिभाषित इसका परिभाषा निकालें तो जैव मतलब होता है जीवित जीव, जीवित जीव। और विविधता का मतलब होता है भिन्नता, भिन्नता। यानी कि भिन्नता का मतलब अलग अलग प्रकार का होना, अलग अलग प्रकार का होना, अलग अलग प्रकार। यानी कि इसको अगर परिभाषा हम लोग बनाएं तो इस प्रकार कर सकते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में जीवित जीव का होना, जीवित जीवों में भिन्नता पाया जाना ही क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। यानी दूसरे शब्दों में कि किसी भी विशेष क्षेत्रों में, विशेष स्थानों पर जीवित जीव व वनस्पतियों के भिन्नता यानी उनमें अलग अलग प्रकार का होना ही जैव विविधता कहलाता है। जैसे अगर हम माने कोई एक स्थान है, यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हैं, अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं। जैसे यहाँ पर आम हो गया, यहीं अमरूद हो गया, यहाँ पर आंवला हुआ, और ये जो है विकास होकर के एक वृक्ष का रूप धारण किए और इसमें धीरे धीरे जीव जंतुओं का आगमन हुआ, तो यह क्या हो गया, जीव जैव विविधता का एक केंद्र बन गया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें जैव विविधता का केंद्र कहाँ कहाँ पाया जाता है और जैव विविधता के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार का होता है, तो आगे देखें। तो यानी कि किसी भी विशेष स्थानों पर, विशेष क्षेत्रों में जीव जंतुओं के साथ साथ वनस्पतियों में भिन्नता यानी कि अलग अलग प्रकार का होना ही क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता के लिए जरूरी क्या होता है, तो जैव विविधता के लिए अगर देखें जरूरी, जैव विविधता के लिए जरूरी, जैव विविधता, विविधता के लिए जरूरी, के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। एक उच्च तापमान, उच्च तापमान, और दूसरा अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा। दो चीजें इसमें जरूरी होती हैं, उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा। यानी कि उच्च तापमान होगा, अत्यधिक वर्षा होगी। जब अत्यधिक वर्षा होगी तो वहाँ पौधे उगेंगे और पौधे विकास करेंगे, एक वृक्ष का रूप धारण करेंगे, बहुत सारे वहाँ पर वृक्ष होंगे, वृक्षों का प्रकार होगा, उसमें जीव जंतु जब आगमन करेंगे तो इस प्रकार वह एक जैव विविधता का केंद्र बनेगा। तो यहाँ पर यानी कि जैव विविधता के लिए जरूरी क्या है, उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा। जैव विविधता के लिए उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा जरूरी है। अब हम लोग देखें, जैसे अगर पूछा जाए कि पूरी पृथ्वी पर जैव विविधता का केंद्र कहाँ कहाँ है, यानी कि जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर देखें इस ग्लोब पर, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री जो अक्षांश है यह पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं। यानी कि कोई अगर पूछे कि कौन सी ऐसी अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश रेखा के यानी 23.5 अंश ऊपर, 23.5 अंश ऊपर 23.5 अंश ऊपर अक्षांश रेखा और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश यानी कि मकर रेखा, मकर रेखा, और 23.5 अंश ऊपरी अक्षांश को हम बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, कर्क रेखा। यानी कर्क और मकर रेखा के बीच में जो यहाँ पर क्षेत्र पाया जाता है यह सबसे अधिक उष्ण स्थल होता है, इसी में सबसे अधिक जैव विविधता पाया जाता है। यानी
कि पूरी पृथ्वी पर अगर कोई पूछे कि सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, तो पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता कर्क और मकर रेखा के बीच में जो स्थान होता है, जो क्षेत्र होता है, उससे वहीं पर जैव विविधता सबसे अधिक पाया जाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि जैव विविधता का केंद्र सबसे अधिक कहाँ पर है, तो भूमध्य रेखा यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। इसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, यानी कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है। अगर यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ से क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है ग्लोब से कि यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश जो भूमध्य रेखा है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश जो भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर अगर हम देखें तो कुल 90 अक्षांश रेखाएं, कितनी 90 अक्षांश रेखाएं, और इसी के नीचे 90 अक्षांश रेखाएं पाई जाती हैं। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर 90 अक्षांश रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा से नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश यानी 90 अक्षांश रेखा, कुल 90 और 90 यानी 180 और एक भूमध्य रेखा, कुल मिलाकर के 181। यानी अक्षांश रेखाओं की अगर संख्या कोई पूछता है, अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल कितनी है, तो कुल 181 है। कभी कभी लोग 180 ही सही करके आते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि 90 ऊपर हो जाएगा और 90 नीचे और 1 प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि यह भी एक प्रकार की अक्षांश रेखा है। तो कुल मिलाकर के 181 अक्षांश रेखाओं की संख्या होगी। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से बनता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच में, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो यहाँ पर देखें, एक प्रकार की जो ये अक्षांश रेखाएं हैं, यह एक प्रकार की समांतर रेखाएं हैं, यानी दो हर जगह अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है वह एकदम सेम है। इस प्रकार से समांतर हो सकते हैं, समांतर होती हैं। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखें हम, यहीं पर देशांतर रेखा, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। यानी उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उसे बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। तो यहां से इस प्रकार से देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखा। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होगी। तो यह जो है समांतर रेखाएं नहीं होती। यहाँ पर देखा जाए तो देख रहे हैं, यहाँ ध्रुव पर दोनों रेखाएं आपस में मिल जा रही हैं। ध्रुव पर यानी उत्तरी ध्रुव पर भी और दक्षिणी ध्रुव पर भी दोनों रेखाएं आपस में मिल जा रही हैं, जहां पे दूरी 0 डिग्री यानी कि 0 किलोमीटर हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 0 किलोमीटर। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो तरीके से क्वेश्चन बनता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की सबसे अधिकतम दूरी कितनी है और दो देशांतर रेखाओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे न्यूनतम दूरी ध्रुव पर होती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच की अगर दूरी देखा जाए तो न्यूनतम जो दूरी होती है वह 0। दो देशांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी 0 किलोमीटर होता है, 0 किलोमीटर। अगर वहीं पूछा जाए दो देशांतर रेखाओं की बीच की अधिकतम दूरी, तो दो देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी अगर देखा जाए, अधिकतम दूरी होता है 111.39 किलोमीटर, जो कहाँ पर होता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। तो ये क्लियर हो गया कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी अगर देखा जाए तो 111 किलोमीटर और अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल 181, यानी कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर देखा जाए तो न्यूनतम दूरी 0 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 111.39 किलोमीटर। अब देखें देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या बराबर
360 होती है। कितनी होती है? 360। तो यहाँ से मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो ये चीज़ें होती हैं कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, देशांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कहाँ पर है, कितनी होती है, और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, दूरी कितनी होती। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम कई बार जो है एग्जाम में पुटअप किए गए हैं। तो दूसरी चीज़ें यहाँ पर देखें हम लोग, तो अब तक हम लोग देख रहे थे जैव विविधता जो है सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है। तो हमने बताया यहाँ पर देखिए कि कर्क और मकर रेखाओं के बीच में जो यहाँ पर उष्ण स्थल है वहीं पर जैव विविधता सबसे अधिक पाया जाता है। लेकिन हम लोग देखें कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पर पाया जाता है। तो भारत में इसके पहले वाले आप लोग वीडियो में देखे हैं कि सबसे अधिक तापमान यानी सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है। तो दो दो क्षेत्र हमने बताया था यहाँ पर। एक जो यहाँ से गुजरात के कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी के बीच में जो ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पर पश्चिमी घाट, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती थी और यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा हो रही है। तो यहाँ पर जैव विविधता की सबसे अधिक विविधता सबसे अधिक पाई, जैव विविधता का केंद्र होगा इस प्रकार से, जैव विविधता का केंद्र। और दूसरा भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पर, तो यहाँ पर पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, ये दूसरे। अगर आप ऑप्शन में आपको पूछ रहा है तो यहाँ पर देखा जाए, अगर इससे पूर्वी हिमालयी क्षेत्र यानी पूर्वी हिमालयी क्षेत्र की अपेक्षा जैव विविधता पश्चिमी घाट पे सबसे अधिक पाया जाता है। अगर दोनों ऑप्शन में आप दे रहे हैं तो आप पश्चिमी घाट करिएगा। अगर उसमें से एक कोई है, अगर पूर्वी दे रहा है पश्चिमी, यहाँ पर जैव विविधता का केंद्र पश्चिमी घाट नहीं दे रहा है तो आप पूर्वी हिमालयी क्षेत्र करिएगा। यहाँ पर देखा जाए आगे थोड़ा सा हम लोग देखें कि दो नोट्स हैं यहाँ पर। पहला कि यहाँ पर जो भारत में जैव विविधता का केंद्र पश्चिमी घाट में है, वहां पर एक स्थान है यानी कि शांत घाटी, केरल में शांत घाटी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केरल एक शांत घाटी है जो भारत में जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। दूसरे नंबर पे कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि जैव विविधता के प्रकार, जैव विविधता कितने प्रकार का होता है, कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो जैव विविधता मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, 3 वर्गों में। पहला आनुवंशिक जैव विविधता, पहला होता है आनुवंशिक जैव विविधता, दूसरा प्रजाति जैव विविधता और तीसरा सामुदायिक जैव विविधता। यानी कि आनुवंशिक जैव विविधता, दूसरे नंबर पे प्रजाति जैव विविधता और तीसरे नंबर पे होता है सामुदायिक जैव विविधता, विविधता। यानी कि आनुवंशिक जैव विविधता का मतलब ये होता है कि एक ही प्रजाति में जो जीन संबंधित जो विविधता पाया जाता है, जीन संबंधी विविधता पाया जाता है, उसे आनुवंशिक जैव विविधता कहा जाता है। यहाँ पर आपको प्रकार पूछेगा कि जैव विविधता कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 वर्गों में, मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी आनुवंशिक और प्रजाति और सामुदायिक। जो प्रजाति होता है यह एक ही जाति यानी जातियों में जो विभिन्न प्रकार की जो विविधता पाई जाती हैं वह होता है प्रजाति जैव विविधता। जैसे इसमें एग्जाम्पल में लिया जाता है, जैसे डॉग का लिया जाता है। डॉग में जो होते हैं पिल्ले कई प्रकार के होते हैं, इसमें होते सब डॉग ही हैं लेकिन उनका जो अलग अलग वैरायटी होता है, तो यह यहाँ से इसका जो है लिया जाता है एग्जाम्पल प्रजाति में। और सामुदायिक में अगर देखा जाए, बहुत से भारत में बहुत जैसे घास के स्थान हुए, घास का टुंडा प्रदेश हुआ, तो इन क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में जो जीव जंतुओं और वनस्पतियों में भिन्नता पाई जाती है, वहां पर होता है यहाँ सामुदायिक जैव विविधता। तो यहाँ पर जैव विविधता के प्रकार अगर पूछे तो 3 मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला आनुवंशिक जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता और सामुदायिक जैव विविधता। आगे अगर हम लोग देखें जैव विविधता के लिए मापन विधियां, यानी जैव विविधता का मापन कैसे करते हैं। जैव विविधता के लिए
जैव विविधता के लिए मापन विधि, जैव विविधता के लिए मापन विधि। पहली विधि होती है अल्फा जैव विविधता, दूसरी विधि बीटा जैव विविधता विधि, और तीसरे नंबर पे गामा, अल्फा बीटा गामा। ये 3 विधियां उपयुक्त मानी जाती हैं। कभी कभी एग्जाम में पुटअप करे अगर क्वेश्चन कि जैव विविधता के लिए मापन विधि कितने प्रकार की हैं, तो यहाँ पर 3 विधियों से मापा जाता है, अल्फा जैव विविधता यानी अल्फा विधि, बीटा विधि और गामा विधि। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं कि जैव विविधता का मापन विधि कितने रूपों में, वर्गों में विभाजित किया गया है, तो अल्फा, बीटा और गामा। आगे अगर देखा जाए तो कभी कभी यहाँ से पूछा जाता है जैव विविधता के लिए संकट, जैव विविधता के लिए संकट, यानी कि जैव विविधता के लिए संकट क्या, कैसे, जैव विविधता के लिए संकट के लिए खतरा क्या है, यानी संकट। जैव विविधता के लिए पहला संकट है कि प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, आवासों का नष्ट होना, आवास का नष्ट होना। आवास का नष्ट होने का मतलब अगर आवास नष्ट होगा तो फिर से आवास हम बनाएंगे, उसमें पेड़ पौधों की जरूरत पड़ेगी और पेड़ पौधों को हम क्या करते हैं, काटते हैं। इस प्रकार वहां से वृक्ष समाप्त होते हैं, जिससे जैव विविधता के लिए क्या है, एक प्रकार का संकट है। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मेन एक्चुअल अर्थ होता है तापमान का बढ़ना, यानी उच्च तापमान। यहाँ से तापमान में अगर परिवर्तन होता है, कहीं उच्च तापमान, कहीं जो है कम तापमान, तो इससे तापमान में परिवर्तन होने की वजह से वर्षा में भी इसका प्रभाव पड़ता है। वर्षा में प्रभाव होने की वजह से जो है जैव विविधता क्या होता है, जैव विविधता में एक प्रभाव पड़ता है और वहां से जैव विविधता की कमी पाई जाती है। तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए विदेशी प्रजातियों का आगमन। जब यहाँ से कभी कभी ऐसा होता है कि विदेशी प्रजातियां जब यहाँ पर जीव जंतु यहाँ पर आगमन करते हैं, आते हैं, तो अपने वो जो विकास करते ही हैं, विकास के साथ साथ जो है आसपास के जो वनस्पतियों पर वो हानि पहुंचाते हैं, यानी कि उसको नष्ट कर देते हैं, जिससे जैव विविधता धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। कभी कभी यहाँ से अब ये भी पूछा जाता है कि जैव विविधता का मान कब घटता है और जैव विविधता का मान कब बढ़ता है। तो यहाँ से जब आप भूमध्य रेखा से ऊपर, यानी कि भूमध्य रेखा से विषुवत रेखा से यानी ध्रुव की ओर जब जाएंगे तो आपका जैव विविधता का मान घटने लगेगा, और यहाँ भूमध्य रेखा से फिर दक्षिण यानी ध्रुव की ओर जाएंगे तब भी जैव विविधता का मान क्या होगा, घटेगा। लेकिन ध्रुव से जब विषुवत रेखा की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता का मान बढ़ेगा। तो यहाँ से एक बार फिर से हम रिकॉल करें कि जैव विविधता की परिभाषा अगर देखें तो किसी विशेष क्षेत्र में जीव जंतु व वनस्पतियों में भिन्न भिन्न प्रकार का पाया जाना ही जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता में हमने फिर उसके बाद बताया जैव विविधता का सबसे अधिक जैव विविधता पूरी पृथ्वी पर कहाँ पाया जाता है, तो पूरी पृथ्वी पर जैव विविधता सबसे अधिक कर्क और मकर रेखा के बीच में, यानी जो स्थल है उस स्थल यहाँ पर सबसे अधिक पाया जाता है। वहीं पर अगर देखा जाए, यहाँ पर मैंने बताया कि कर्क रेखाओं की संख्या कितनी है और दो कर्क रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है। फिर हमने बताया देशांतर रेखा हमने यहाँ पर बताया कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है और न्यूनतम दो देशांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है और दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है। एक क्वेश्चन और यहाँ से कभी कभी पूछा जाता है, जो यहाँ पर कर्क रेखा है भारत की कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। यहाँ से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। फिर हमने दूसरे नंबर पे यहाँ देखा जैव विविधता के लिए जो जैव विविधता का प्रकार यानी कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो जैव विविधता मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। 3 वर्गों यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो आनुवंशिक जैव विविधता और दूसरे नंबर प्रजाति जैव विविधता और सामुदायिक जैव विविधता। जैव विविधता के लिए यहाँ पर देखा जाए
जैविकता के लिए मापन विधियां कितनी थी? 3 विधियां थी, अल्फा, बीटा और गामा। जैव विविधता के लिए संकट क्या है? आवास का नष्ट होना, ग्लोबल वार्मिंग, विदेशी प्रजातियों का आगमन। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग जो है अगला फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों के साथ विदा होना चाहूँगा कि अभी हमें इस आपको संकल्प से यानी कि अध्ययन करेंगे इस सोच से, उम्मीद से कि अभी हमें जागते रहना है क्योंकि अपने सपनों को पाना है। अभी हमें जागते रहना है क्योंकि अपने सपनों को पाना है और इस काबिलियत की करिश्मा सभी लोगों को दिखाना है। कामयाबी तो हासिल कर ही लूंगा एक दिन, क्योंकि मुझे तो किस्मत को सिर्फ अंगुलियों पर नचाना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।